मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अंदर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाहर वाला कॉन्सेप्ट आपको जस्ट याद करना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जब यूज की बात आएगी तो आपको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि मेरा यूज कॉन्वेक्स कब होगा और कॉनकेव कब होगा। बस इतनी बात अगर हम याद कर लें तो बाकी सारे यूज अपने आप से पता चल जाएंगे, ठीक है। देखो, हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में आपको याद है कि कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस थे, याद है नहीं, ठीक है। और उन दोनों केस की खास बात ये थी कि एक बड़े ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इमेज बन रही थी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, है ना। 2 ही केस थे, उनमें दोनों में छोटी इमेज बन रही थी एक ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट को जब हमें छोटी सी जगह में देखना हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूँ, एक बड़े एरिया को अगर मैं एक छोटी सी जगह में देखना चाहूँ, पूरा एरिया दिखेगा लेकिन एक छोटी सी जगह में, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात आती है कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर के लिए कॉनकेव मिरर के लिए मुझे क्या करना है, हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज भी बनाता है, वो बनाता है या नहीं बनाता है। जब इन्फिनिटी पर रखा होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होता है, तो छोटी इमेज भी बनाता है। और कॉनकेव मिरर की खास बात यह है कि वो बड़ी इमेज भी बनाता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रख दिया जाता है बिटवीन सी एंड एफ, ऑन द एफ या एफ और पी के बीच में, तो वो कैसी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज भी बनाता है। तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्मॉल और एनलार्ज दोनों तरह की इमेज बनाने की कैटेगरी में आता है वो। तो अगर आपको छोटी चीज को बड़ा करके देखना है, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है, तो कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा, अगर बड़ी को छोटा देखना है तो कौन सा यूज होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तब ज़्यादा समझ आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है, और उसको आपका टीथ देखना है, तो उसके पास एक लेंस होगा। जब वो उस टीथ को आपको देखेगा तो टीथ का साइज छोटा है, जब उसको लेंस को सामने लगाएगा तो उसको बड़ा दिखाई देगा। यस, समझ आ रही है बात। तो वो कौन सा मिरर यूज कर रहा है, कॉनकेव यूज कर रहा है, क्योंकि छोटी चीज को बड़ा करके देख रहा है। क्लियर है। मैं शेविंग कराने के लिए गया तो मैं अपने फेस को बड़ा बड़ा देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मिरर के आगे बैठ जाऊँगा, और मिरर के आगे जब बैठूंगा तो कहाँ पर बैठूंगा, तो आंसर है मैं बैठूंगा फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में बैठूंगा। क्यों, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब मैं बैठूंगा, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो जब मैं वहां बैठूंगा तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। मैं अपने आप को सीधा ही तो देखना चाहता हूं मिरर में, सीधी बनेगी और लार्ज इमेज बनेगी। जो मेरा फेस है वो बड़ा होकर दिखाई देगा। तो जो हम सैलून पर जाते हैं वहां पर जो मिरर लगाकर रखते हैं वो कौन से मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, जिसमें फेस बड़ा दिखाई दे, ठीक है। अगर आपको अपनी वॉच ठीक करनी है, कोई एक ऐसा जो वॉच को ठीक करने वाला मैकेनिक है, तो वो जब आईज पर क्या करेगा, एक वो मिरर टाइप कुछ लगाएगा। तो जब उससे देखेगा तो वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं इसके, है ना, तो बड़ा करके देखना चाहता है, तो कौन सा यूज करेगा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब बात करें हम लोग बच्चों, जैसे कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी कार्स पीछे आ रही हैं, है ना। अगर हम कॉनकेव मिरर लगा दें, ठीक है, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो एक बड़ी कार जो पीछे आ रही है वो छोटी दिखेगी उसमें, या एक कार बड़ी दिखाई देगी, तो उसका कुछ ही दिख रहा होगा, थोड़ी सी दिख रही होगी उसके अंदर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक कार है वो या तो बड़ी दिख रही होगी, तो पूरी इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देगी, उसमें जैसी वो है वैसी नहीं, उससे बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। और कैसी दिखाई देगी, उल्टी। कार ड्राइवर ऐसे लेके आ रहा होगा, कार ऐसी चलाता हुआ दिख रहा होगा वो, है ना, इन्वर्टेड इमेज दिख रही होगी। समझ आ रही है बात आपको। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज चाहिए, इसके लिए हमेशा कैसा मिरर यूज करना चाहिए। तो आप खुद सोचो, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो पीछे वाली कार आपको उल्टी दिखनी चाहिए या फिर सीधी दिखनी चाहिए। जब अगर सीधी दिखनी चाहिए तो हर हाल में फिर कौन सा मिरर यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात है कि वो बहुत सारी कारों को आपको एक छोटे से रेयर व्यू में दिखा देगा। तो एक बड़ा एरिया
बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं सारी कारों को एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, जो पीछे वाली हैं उनको एक छोटी सी जगह में दिखा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स को यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स का यूज हो गया ऑटोमोबाइल में, रियर व्यू में। और इनका मैंने आपको कुछ बताया, डेंटिस्ट वाला एग्जाम्पल दिया और जैसे आई को, ईयर को, नोज़ वगैरह के चेकअप आप कराने जाते हो तो उसमें जो डॉक्टर यूज करते हैं मिरर, वो सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, कॉनकेव मिरर की कैटेगरी में। डेंटिस्ट का एग्जांपल हो गया, और सोलर कुकर वगैरह इन सब में भी, ठीक है। और ये मैंने सैलून वाला आपको एक एग्जांपल दिया। ये आपको 2 या 3 यूज हैं जो याद करके जाने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कॉनकेव के। और रही बात कॉन्वेक्स की, इसमें एक तो ऑटोमोबाइल वाला एक याद कर लेना, और दूसरा रिफ्लेक्टर वाला होगा, जो स्ट्रीट लैंप होती है ना, स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों सर, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लाइट को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? स्प्रेड करता है। तो वो वाइड व्यू फील्ड होता है इसका, जो मिरर होता है कॉन्वेक्स वाला। तो उसमें हमेशा स्ट्रीट लाइट में या फिर रिफ्लेक्टर के केस में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कार की नहीं, उसमें हमें, हाँ सही कह रहे हो, अगर फैलाना है तो उसमें कॉन्वेक्स यूज होगा हेडलाइट में। जितनी भी, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे लाइट को स्प्रेड करना है, ठीक है, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो स्ट्रीट लैंप हो, या कुछ भी, कहीं पर भी, वहाँ सभी जगह किसका यूज किया जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो हो गया यूज। और प्लेन मिरर तो बच्चों हम लोग अपने घरों में यूज करते ही हैं। हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ नहीं यूज करते हैं, हम अपने घरों में प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 यूज याद रखने हैं एग्जाम तक। तो इसका मतलब आप अभी 4 याद करोगे तो एग्जाम तक जाते जाते 2 रह जाएंगे वो। तो कम से कम, यानी कि अभी फिलहाल 4 यूज तैयार करने हैं, ठीक है। अब सिर्फ वो वाला आप लोग थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होते हैं क्योंकि मैं रिफ्रैक्शन क्या होता है ये डेफिनेशन तो बता ही दूंगा, लेकिन क्यों होता है वो भी साथ में बता दूंगा। तो एक बार अगर मैं ये सिखा पाया आपको कि क्यों होता है, तो फिर आगे की चीज़ें बताना मेरे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को समझने से पहले मैं थोड़ी सी 1-2 बातें और कर लूँ पहले, ठीक है। मान लो हम सब लोग एक रेस में दौड़ने वाले हैं, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट ने कहा सर मेरे साथ रेस लगा लो आप, चलो देखेंगे कौन जीतेगा, ठीक है। तो हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरा स्टूडेंट, 2 लोग हैं और हम रेस लगाने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो रोड खाली है क्लियर, रोड पूरा खाली है, हम दोनों दौड़ेंगे, आराम से दौड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें, जैसे हमारे गुड़गांव शहर का सदर बाजार है, उसके जैसी किसी जगह में छोड़ दिया गया, यहाँ रेस लगाओ आप, तो वहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम रेस लगाएंगे तो मुझे ऐसे भागना पड़ेगा, अभी इधर इधर लोगों के बीच में से, हाँ है ना, ऐसे भागना पड़ेगा, मेरा स्टूडेंट भी ऐसे ही भाग रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोड खाली हो, यानी एक जैसा हो, कुछ भी रास्ते में ना आए, ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड मेरी कैसी रहेगी? फास्ट। अभी थोड़ी देर के लिए क्या कहना? फास्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। इतना कॉन्सेप्ट समझ आता है? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। कैसे सर? देखो आप लोग बच्चों एक बात समझ लो कि मीडियम कई तरह के होते हैं, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड मीडियम की बात करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ग्लास, ठीक है। ग्लास कैसा मीडियम है? सॉलिड मीडियम, ठीक है। अब मैं आपको एक लिक्विड मीडियम का एग्जांपल देता हूं, जैसे वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड मीडियम। अब मैं एक गैस मीडियम का एग्जांपल दूं तो वो है एयर, जो इस रूम में भी एक मीडियम है लाइट को ट्रेवल करने का, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में क्या जो मटेरियल हैं वो सब इक्वल अमाउंट में पास पास होते हैं? तो आंसर है नो। सॉलिड में तो सर बहुत पास पास होते हैं। तो अगर मान लो सॉलिड के थ्रू भागना हो मुझे, केवल इमेजिनेशन, सॉलिड के थ्रू भागना है,
तब मुश्किल होगी, या लिक्विड के थ्रू भागना है तब मुश्किल होगी, या गैस की तरफ थ्रू भागना है तब मुश्किल होगी? सबसे ज़्यादा कब होगी? सबसे ज़्यादा सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास है तो उनके बीच में से निकलना बहुत मुश्किल काम है। उनसे कम मुश्किल होगी लिक्विड, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। और सबसे कम मुश्किल होगी गैसियस, क्योंकि उनमें तो पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो आप बहुत तेज़ी से भाग जाओगे। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? अच्छा तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, मान लो बच्चों ये है एयर, ये ऊपर जो कुछ है ये सब एयर है, ठीक है सर। नीचे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये क्या है? ग्लास। ओके, अब बच्चों मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी सोर्स से एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। जब वो रे ऑफ लाइट आ रही होगी उसकी कुछ स्पीड रही होगी, हाँ रही होगी कुछ। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है प्यारे बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। ओके ठीक है, यहां तक तो समझ आ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूं जैसे ही ये लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो क्या इसकी स्पीड वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये स्पीड चेंज हो जाएगी तो चेंज कैसा होगा? ये स्पीड स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो एयर है ये गैसियस मीडियम है, इसके पार्टिकल दूर दूर हैं। जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे ऐसा मीडियम मेरे लिए रेयरर मीडियम कहलाएगा। कैसा मीडियम? रेयरर मीडियम। और जिसके पार्टिकल पास पास होंगे वो उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम कहलाएगा। कैसा मीडियम? डेंसर। डेंसर मतलब जहां पास पास हो चीजें, और रेयरर मतलब जहां दूर दूर हो चीजें। तो अभी जो रे ऑफ लाइट जा रही है ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहां पर स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मान लो अपने पाथ में सीधी जाती है, ग्लास स्लैब रास्ते में ना आती तो ये किधर जाती सर? तो आंसर है ये अपने पाथ में सीधी जाती, है ना, सीधी चली जाती, इसको कौन रोकने वाला था? इसकी स्पीड वही रहती। लेकिन जब ये अंदर गई तो अंदर जाते इसकी स्पीड स्लो होने वाली है। तो जब ये स्लो होगी ना तब क्या होगा? यहां पर जब ये स्लो होगी तो मैंने क्या किया, यहां पर एक नॉर्मल बना दिया है। नॉर्मल समझते हो? मैंने रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस किया था कि ये जो सरफेस है इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड स्लो। अब ये ऐसी हो गई, ठीक है। ये अपने रास्ते में ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये रेयरर से डेंसर में गई तो अब इसकी स्पीड क्या हो गई? कम। अब जब भी हम स्लो को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? स्लो को, तो वो किसकी तरफ दिखाते हैं? किसकी तरफ बेंड हो गई है, किसकी तरफ झुक गई है? किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और अगर हमें ये दिखाना हो कि ये फास्ट हो गई है तो फिर हम क्या करते हैं? नॉर्मल से दूर हटा देते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये करते हैं। तो यहां पर स्पीड को कम दिखाने के लिए हमने क्या किया कि अपने रास्ते में सीधी जा रही थी, इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। किसकी तरफ मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ। ये अपने रास्ते में सीधी जा रही थी और अब इसकी स्पीड बढ़ गई। अगर इसकी स्पीड बढ़ गई ये इधर हो गई और तेजी से जाने लग गई, ठीक है। यहां पर जो एंगल है ये एंगल छोटा हो जाएगा। कब? स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं अगर ये बढ़ जाती, तेज हो जाती, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, ये मान लो इधर जाने लगती, अगर ये डेंसर से रेयर जा रही होती तो उस केस में क्या होता? ये वाला एंगल बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके, ये आपके सामने एक फिनोमेना हो गया। कौन सा फिनोमेना हो गया? बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना। ये फिनोमेना कब हुआ? जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और वो बेंड हो जाती है। ऐसा बेंड हो जाने का फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस डेफिनेशन के अंदर आपको सारी बात पता है अब कि ये रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, ये समझ में आया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, क्योंकि इसकी क्या चेंज हो गई? स्पीड, वेलोसिटी, जो भी कहना चाहो कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई।
ठीक है, अगर इसकी स्पीड चेंज ना होती तो ये बेंड ना होती। क्लियर है बात यहाँ पर? ये फिनोमिना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, अगर मान लो सर उल्टा होता तो, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ऊपर है ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है और ये रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे। ओके, ये ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर, ठीक है। और मान लीजिए मैंने यहां पर एक नॉर्मल बनाया, अब क्या होगा, ये ग्लास से मान लीजिए एयर में आ रही है। ओके, जब ये एयर की में आएगी तो एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। तो अब मैं ये कह रहा हूं ये नॉर्मल के पास नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो मान लो अगर ये अपने रास्ते में सीधी ऐसी जाती तो अब इससे दूर हट जाएगी ये ऐसे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहेंगे। तो जब भी कोई रे, हमें याद हो गया है, अब क्या याद हो गया है सर, कि जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जब भी कोई रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है आज की क्लास में, ठीक है। देखो, कुछ मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो अपने आप में से लाइट को पास होना अलाउ भी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे वाटर, जैसे एयर। एयर कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं जो कि अपने थ्रू लाइट को पास करा देते हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इनका नाम होता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल टर्म ये याद रखना आप लोग, ऑप्टिकल मीडियम। एग्जाम्पल के लिए लाइक जैसे एयर, वाटर, ग्लास एटसेट्रा, ठीक है। ये ऑप्टिकल मीडियम समझ आ गया क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑप्टिकल मीडियम होते हैं इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग होती है। मतलब जैसे जो एयर है वो कम डेंस होती है, वाटर थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है, ग्लास और भी ज़्यादा डेंस होता है। तो इसी के बेसिस पर, इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पर ही इन मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ऑप्टिकल मीडियम में एक आ जाते हैं हमारे रेयरर मीडियम, ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं कौन से? डेंसर मीडियम। दो तरह के मीडियम आ जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा डेंसर है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो आंसर है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी दूसरे के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा और दूसरा वाला रेयरर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें एयर की, तो एयर कैसा मीडियम है? रेयरर है या डेंसर? तो आप कभी कुछ आंसर नहीं कर पाओगे कि ये रेयरर है या डेंसर। आप लोग रेयरर मत कहो जी। क्यों सर? मैं बताता हूं आपको। वाटर कैसा मीडियम है? वाटर कैसा मीडियम है? तो आंसर हमें नहीं पता कैसा मीडियम है। सुन लो ध्यान से, अगर कोई पूछे वाटर कैसा मीडियम है, रेयरर है या डेंसर, तो आप कहोगे हमें नहीं पता। आप हमें ये बताओ कि किससे ज़्यादा डेंसर और किससे ज़्यादा रेयरर है। मतलब अगर किसी बच्चे ने कहा कि ये डेंसर है, ठीक है, तो अगर आप इससे कंपैरिजन करा रहे हो तभी तो डेंसर है ना। लेकिन अगर ग्लास से करा रहे हो तो ये कैसा है? रेयरर है। तो अभी अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि वाटर कैसा मीडियम है और आप कहने लग जाओ डेंसर है, तो वो गलत आंसर हो गया या नहीं हो गया? आपको क्या पूछना चाहिए? अगर आप ये पूछ रहे हो सर
कि वाटर कैसा मीडियम है, तो आप ये बताओ किसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें देखनी है, रेयरर और डेंसर देखनी है, वो हमेशा कंपैरिजन में देखे जाएंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ये चीज कैसी है, छोटी है कि बड़ी है, अब कोई कहेगा छोटी है ना, मैं कहूँ अब बताना, लो अब रख दिया, अब बताओ कैसी है, अब तो बड़ी है, हाँ या ना। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपैरिजन के लिए बनी हुई हैं, छोटा बड़ा ये सब क्या है, कंपैरिजन वाले वर्ड है। ऐसे रेयर और डेंसर कंपेयर वाला वर्ड है, ठीक है, ये समझ आया आपको, ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पर हम रेयर और डेंसर बना देते हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। लेकिन जब हमने एयर में इसको मेजर करके देखा तो एयर में भी स्पीड ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही थी, ऑलमोस्ट, पूरा इतना नहीं, ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही थी। तो हमने क्या किया, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए स्पीड को इक्वल मान लिया फिजिक्स के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वापस से मैं यहीं आ रहा हूं, दो मीडियम हैं, वो कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, इसके कंपैरिजन करने के लिए हमने एक टर्म बनाया है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बनाया कैसे, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है। अब मैं कहूं ये भी एक बच्चा है, ये बच्चा इससे कैसा है, बड़ा है, ठीक है, और ये वाला बच्चा जो है वो इससे बड़ा है, मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, ये वाला बच्चा, तो हर हाल में ये वाला इससे भी, ये समझ आती है बात आपको, है ना। तो हम ऐसे कंपैरिजन करा रहे हैं दो चीज़ों का। हमने क्या किया, किसी एक चीज़ को कंपैरिजन करा लिया कि या तो ये वाली चीज़ इससे छोटी है लेकिन ये वाली इससे बड़ी है, तो हमने कहा ये वाली इससे भी कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। तो ये कंपैरिजन जब आप कराते हो तो इस कंपैरिजन को हम लोगों ने लाइट के टर्म में नाम रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है, इसको समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसी को थोड़ी देर बाद मैं एयर कहा करूंगा वैक्यूम की जगह, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, जितने भी मीडियम हैं उन सब का कंपैरिजन कराओगे किससे, वैक्यूम से, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए करवा के दिखाता हूं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग हमेशा सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे डिनोट करते हैं, सी से, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ध्यान रखेंगे। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी एक फॉर्मूला आ गया है, n = c/v। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल कर दिखा रहा हूं आपको, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं कुछ डेटा लूंगा। हमें पता है कि c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, और वाटर में मान लीजिए स्पीड है 2 × 10⁸। कितनी, लाइट की स्पीड वाटर में कितनी है, 2 × 10⁸, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो 3/2 ही तो बचा। 3/2 का आंसर कितना आएगा,
अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 1.5, ये किसका आया? वाटर का। ठीक है, आपने ये वैल्यू निकाल कर रख ली, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं एक बार फिर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो मैंने ग्लास का निकाला, ठीक है। अब अगेन सी का वैल्यू तो वही फिक्स ही रहेगा, 3 × 10⁸ सी की वैल्यू तो फिक्स है। अब वी यानी मीडियम, मीडियम कौन? ग्लास। ग्लास की स्पीड है 1.5 × 10⁸। ये स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ये डेटा। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। अब 1.5 से इसको कैंसिल किया, इसका आंसर कितना आया? 2 आया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आई है। ये वैल्यू ज्यादा आई है किससे? गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो मीडियम है ये ज्यादा डेंसर रहा होगा, किससे? वाटर से। ये समझ आया? तो हमने क्या रिजल्ट बनाया है? मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर इज द मीडियम। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो मीडियम दूसरे के कंपैरिजन में क्या होगा? डेंसर होगा। ये समझ आया आपको? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन ये आ गया कि दो मीडियम है, एक मीडियम का नाम है ए मीडियम, दूसरे मीडियम का नाम है बी मीडियम। ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, 3.5 और बी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। तो बताइए इन दोनों मीडियम में से कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम है? ए। क्यों? क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। ये समझ आया आपको? ठीक है, इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा ही क्यों रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम क्या पता कर सकते हैं, कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयर है। ये समझ आया आपको? ठीक है, अच्छा ओके ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। अगर कभी कोई आपको किसी बुक में, कभी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और वो यहाँ पर एब्सोल्यूट कह दे, वो दोनों एक ही बातें हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। तो कभी कोई कंफ्यूजन मत हो जाना, अरे सर ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ाया ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कब? जब यहाँ पर वैक्यूम की जगह मैं वैक्यूम को किसकी जगह क्या ले लूंगा? एयर, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो यहाँ पर एयर लेना शुरू कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहना शुरू कर दो, या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तब भी एक ही बातें हैं। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक मत करो कि एयर के लिए कर लो या कुछ नहीं, सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सेम रहेगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज़ और निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे ने एयर का जानना चाहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता होगा, तो लाइट की स्पीड तो कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ और एयर में भी लगभग इतनी ही होती है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया? कि जो लाइट की स्पीड है ये हाईएस्ट स्पीड है जो हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा स्पीड तो होगी नहीं, यानी कि इसके नीचे जितने भी नंबर लिखे होंगे वो या तो इसके इक्वल हो सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है, या इससे कम होगा। तो जितने भी आंसर आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो हमेशा या तो 1 होंगे या 1 से ज़्यादा होंगे, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि इनमें से बताइए कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू नहीं हो सकती, तो वहाँ पर कुछ ऐसा दे दे 0 पॉइंट समथिंग, तो आप समझ जाओगे अरे नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 से छोटा तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी एक बात और करनी है, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है। देखिए ध्यान दीजिए, आपने एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में तो देख लिया मीडियम का, है ना, करा के देख लिया, लेकिन एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में देखना हो तब, मतलब देखो यहाँ पर तो आपने जितना भी कंपैरिजन कराया वो किससे कराया?
वैक्यूम या एयर से। थोड़ी देर के लिए चलो एयर कहना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। एयर से हमने कंपैरिजन करा लिया सर, लेकिन अगर हम सर ग्लास और वाटर का आपस में कंपैरिजन कराना चाहें तो, है ना, तब क्या होगा? तो आंसर तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही आंसर आएगा, बट उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब हम किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिलेटिव में, कंपैरिजन में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता होगा? स्पीड ऑफ लाइट, या इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं मैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n/1। इसको ध्यान से देखना, n के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, और नीचे की तरफ मैंने 2 लिखा है। अब इसे पढ़ना सीखो आप लोग। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम 2, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू। तो याद रखना पड़ेगा, ये जो ऊपर लिखा होता उसके रेस्पेक्ट में है, और किसका है? जो नीचे लिखा हुआ है 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये जो आप निकालोगे ये कौन सा वाला होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये इक्वल होगा किसके? n2/n1 के। n1 नीचे क्यों आएगा बताओ? क्योंकि उसी के तो रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जिस चीज के रेस्पेक्ट में हम कुछ चीज निकालते हैं ना, वो कहाँ आती है? नीचे। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें n2 ऊपर आएगा और n1 नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको ये लिखना समझ में आया या नहीं। 2n1 कहीं पर लिखा हुआ है, इस बात का क्या मीनिंग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा? n1 ऊपर आएगा और n2। ठीक है, अब आप इसी में पढ़ना सीख लो। ये क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। बस इतना सा है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला? ये n इक्वल्स टू क्या होता है? C/V होता है। ध्यान देना, मैं एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप कर रहा हूं। तो n इक्वल्स टू होता है C/V। तो यहां पर C/V लिख लूं। ठीक है, अब ये कौन से मीडियम की बात हो रही है? 2 मीडियम। तो यहां पर वेलोसिटी भी या स्पीड भी किसकी? सेकंड मीडियम की। ऐसे ही n1 अगेन n का फॉर्मूला क्या होगा? C/V। अब ये फर्स्ट मीडियम है तो यहां पर फर्स्ट मीडियम लिखो। ठीक है, फिर यहां क्यों नहीं लगा रहे हो C1 C2? क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो इसमें 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये वाला जो V1 है ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो देखना क्या होगा? C के पास मल्टीप्लाई में कौन आ गया? V1, और V2 इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई में। C से C, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो 1n2 इक्वल है n2/n1 के, और ये फाइनली किसके इक्वल आया है? V2 के। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? C/V। C तो एक कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो n प्रोपोर्शनल हुआ कैसा? इन्वर्सली। किसके? V के, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के हुआ ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो? ये कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट हटाते हैं तो किसका आ जाता है? प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल हटाते हो, इक्वल लगाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो। इसका उल्टा करके देखो, इक्वल हटाओ कांस्टेंट हटाओ तो क्या आ गया होगा? प्रोपोर्शनल। अब n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया स्पीड ऑफ लाइट के। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है
तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। दो मीडियम हैं ए और बी, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिवली हैं 3.5 एंड 1.5। ठीक है, बताइए इनमें से किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी? कम में कम किस में होगी? स्पीड ऑफ लाइट कम किस में होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये रिलेशन यही तो बता रहा है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, एक बार फिर से, तीन मीडियम हैं ए, बी और सी, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हैं 1.5, 3.5 एंड 2.5। इनको इनकी स्पीड ऑफ लाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे कम किस में होगी? कम से ज्यादा में लगाना है। सबसे कम किस में होगी? बी में, है ना? ठीक है, उससे ज्यादा किस में होगी? इसमें। और सबसे ज्यादा किस में होगी? ए में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? वन एंड टू का फॉर्मूला ध्यान दीजिए। 1 and 2 का फॉर्मूला क्या आया है? N2 अपॉन, यही तो है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 2N1 होता तब क्या आ रहा होता? N1 अपॉन N2, यही तो होता। ठीक है, अब मैं ये इस यहां पर ध्यान से देखना इस जगह पर। ठीक है, यहां पर ऊपर नीचे N2 से ऊपर नीचे अपनी तरफ से डिवाइड करा रहा हूं, अपनी तरफ से। ऐसे करा सकता हूं क्या? करा सकता हूं। यहां भी N2, ऊपर भी N2 से करा दिया और नीचे भी अपनी तरफ से करा दिया। N2 से N2, 1 बचा ना, 1 ही तो बचा, ऐसे ही। ठीक है, और N1 अपॉन N2 आपने कहा कि अगर कहीं पर लिखा हो तो उसे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं 2N1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1N2 इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन 2N1 के। ठीक है, मतलब ये क्यों करवाया? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर पता है कितना, मान लो सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं कुछ 3, ऐसा मैंने लिख दिया, ऐसे रैंडम नंबर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 3। और एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। मैंने कहा ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में है 3, तो बताइए वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना होगा? अरे तो घबरा क्यों रहे हो इतना? जोर से बोलो, कितना होगा? 1 अपॉन 3। हाँ या ना? कैसे पता चला? यहां से पता चला सर कि 1 and 2 जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन 2N1 के, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर आप देखो WNG किसके इक्वल होता होगा? 1 अपॉन GN, यही तो होता होगा। तो अगर आपसे ये GNW पूछ रहा है तो GNW को भी ऐसे लिखो। GNW किसके इक्वल होता होगा? 1 अपॉन, बोलो, WNG। यहां से देखो ना, ये 1 and 2 और नीचे क्या आ रहा है? 2N1। तो यहां पर G और यहां पर W है, तो इसका उल्टा कर दो, W और G। तो 1 ऐसे ही ठीक है, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ था कितना? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो अगर हमें एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है तो इस मीडियम का इसके रेस्पेक्ट में क्या होता होगा? तो आंसर है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और किस तरह का क्वेश्चन सर बन सकता है? देखो, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है WNG, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर के लिए 3 लिख दिया, कुछ भी जैसे। ठीक है, और मान लो मैंने आपको कहा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, मान लीजिए 1.5 × 10⁸ इतना मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, ये भी मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती होगी। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको दिया क्या क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एक तो ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है, और मैंने क्या दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, इतनी। तो बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती होगी, ये मैंने आपसे पूछा। आपको ये तो बहुत आसान है, कैसे, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि 1n2 अगर कहीं पर लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है n2 अपॉन n1, यही होता है। लेकिन अगर स्पीड के टर्म में लिखें तो ये क्या होता है, v1 अपॉन v2। कहाँ लिखा है ये निकल कर आया, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ n2 अपॉन n1 होता है, बट यहाँ क्या होता है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा हुआ हो तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये नीचे वाला ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे। लेकिन स्पीड के केस में ऐसा नहीं होता है, स्पीड के केस में जो ऊपर है वो ऊपर आता है, जो नीचे है वो ऐसे याद रख सकते हो, सिर्फ याद करने का तरीका है। वैसे कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आया ये। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर WNG गिवन है, स्पीड के टर्म में बता सकते हो ऊपर किसकी स्पीड आएगी और नीचे किसकी आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया कि 1 जो ऊपर लिखा होता है उसकी स्पीड ऊपर आती है और जो नीचे लिखा होता है उसकी, यही तो होता है। तो यहाँ पर भी तो यही होगा बच्चों। बताओ ऊपर यहाँ पर क्या लिखूंगा, W और नीचे, ठीक है। अच्छा, WNG आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3। VW निकलवाना चाहते हो, ग्लास में स्पीड बता रखी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बोलो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ 8। ये जो डेटा मैंने यहाँ लिखे हैं ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो ऐसी रैंडम सिर्फ ये दिखाने के लिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ओके। तो फिर आपके पास किसकी स्पीड निकल कर आ जाएगी, वाटर की, इस वाटर में वो लाइट की स्पीड निकल कर आ जाएगी। समझ आ गया। तो कैसे कैसे करना है, आपको क्या क्या गिवन होगा, किसी एक मीडियम की दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या दे देगा, रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, और एक मीडियम में स्पीड बता देगा, तो दूसरे मीडियम की स्पीड आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एग्जाम्पल के लिए है मान लो 2। ये जो नंबर लिख रहा हूँ ये सिर्फ रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, ये फिक्स नंबर होते हैं वैसे, ठीक है। मैं अभी सिर्फ इसको कि समझाना है, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया, 2। और मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मान लीजिए है, मैंने लिखा कुछ 2 इंटू 10⁸8, कुछ ऐसी रैंडम नंबर लिख दिया कुछ, ठीक है। आप बता सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, WND। अब बताओ ऊपर V किसका आएगा और नीचे किसका, D का नीचे आएगा, जो ऊपर है वो उसका ऊपर, नीचे का नीचे। अब ये हमें गिवन है कितना, और ये जानना चाहते हैं, और D कितना, बस ये मल्टीप्लाई में आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रैंडम नंबर है क्योंकि ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है जो मैंने नंबर लिए हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 इंटू 10⁸8 आएगा, वो तो गलत होगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह की न्यूमेरिकल समझ में आ गया कैसे करने हैं, ठीक है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आंसर निकाल कर देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर दे रखी है प्यारे बच्चों, 2.25 इंटू 10⁸8 इतना मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये है एक क्वेश्चन जो आपको करना है। देखो पहला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट इन
वैक्यूम दिया हुआ है ना। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, वाटर का निकालना है ना, वाटर का ही तो निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, तो जिस मीडियम का भी निकालना है उसका नीचे लिखोगे स्पीड, है ना, ऐसे करोगे ना, बोलो कैसे करोगे, जिस मीडियम का निकालना है उसका नीचे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और वैक्यूम का ऊपर लिखोगे, वैक्यूम में कितनी स्पीड है 3 × 10⁸, और वाटर में 2.25 × 10⁸। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, और इससे इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 1.33। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, एन इक्वल्स टू क्या, सबसे पहले ही मैंने आज की क्लास में लिखाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में यही लिखाया था, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम ऊपर लिखो और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम की निकालना है उसको नीचे लिखो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। हमें पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कितना 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम किसकी बातें करनी है, वाटर की। अब ये हमें पहले से गिवन है, कितना 4/3, और वैक्यूम में स्पीड फिक्स होती है। वैक्यूम की जगह यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या कहना स्टार्ट कर दो, एयर, और वाटर में स्पीड हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, ये इधर लेकर आओ और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ऐसा हो गया। अब 4 को डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो 9 × 10⁸ और अपॉन में क्या चल रहा होगा बोलो 4, कितना बन जाएगा 2.25 × 10⁸, इतना मीटर पर सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज हुआ है, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और स्पीड अपॉन में क्या आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की बात करनी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पर ग्लास और डायमंड की बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी डायमंड का गिवन है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका बोलो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, नीचे, और डायमंड का ऊपर आएगा। ठीक है, डायमंड का कितना है 2.4 और ग्लास का 1.6। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर कितना बनेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।